किसी से नहीं? गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। गुड इवनिंग। अभी मजा नहीं आया। ये तो बिल्कुल मजेदार नहीं था। गुड इवनिंग ऑल। अभी भी ये वाला खेमा खाली था पूरा। बहुत अच्छा हाँ भाई, इधर से होमवर्क हो गया सबका? हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 16। कोई डाउट नहीं है इसमें? हाँ, एक एक्स्ट्रा भी था। अच्छा, a माइनस टी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी कितने टाइम्स थी? किसको थी? परीक्षित को 100 टाइम्स थी। हो गई? दिखाओ। और मेहुल को कितनी टाइम्स थी? हो गई। क्या होता है n-1 का होल स्क्वायर? बताओ 100 टाइम्स। क्यों? आपने तो आगे होके बोला था कि 100 टाइम्स दे दो, बोला था ना इसने। तो आपकी इच्छा के अनुरूप काम किया। बच्चा 100 टाइम्स मांग रहा है, टाइम ही नहीं मिला। क्यों? ऐसा क्या किया? स्कूल तो अब कब से खुल रहे हैं? अभी तो खूब टाइम है। तो पूरा काम पड़ा है तो इतने दिन क्या कर रहा था? चलिए, सो आइए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चौरी अपना वीडियो ऑन करो। क्वेश्चन नंबर 17, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इन ए स्कूल, स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल। स्कूल के अंदर बच्चों ने सोचा कि बाहर और अंदर हम ट्रीज लगाएंगे, ठीक है, टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए। ऐसा बच्चों ने सोचा। इट वॉज डिसाइडेड, अब क्या डिसाइड किया गया? द नंबर ऑफ ट्रीज that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying। क्या समझे? जिस क्लास में वो पढ़ते हैं उतने ही पेड़ लगाएंगे। 8वीं में पढ़ते हो तो 8-8 पेड़ लगाओ, 7वीं में पढ़ते हो तो 7-7 लगाओ, दूसरी में पढ़ते हो तो 2-2 लगाओ, ठीक है। नर्सरी में पढ़ रहे हो तो कुछ भी मत लगाओ। एलकेजी में भी क्या लगाओगे? आपको लगा ले लोग बाग, वही बड़ी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्कूल जो है क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक है, तो फर्स्ट से कम है ही नहीं ना, तो क्लास फर्स्ट वाले एक एक पेड़ लगाएंगे। और हर एक क्लास में 3-3 सेक्शंस हैं। क्या कह रहा है? हर एक क्लास में कितने सेक्शंस हैं? 3-3 सेक्शन। कहाँ लिखा हुआ है? देखो, देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। तो सपोज करो क्लास थर्ड की बात करते हैं, तो क्लास थर्ड में कितने सेक्शंस हैं? 3। तो हर एक सेक्शन 3-3 लगाएगा। समझ गए? मान लो क्लास फिफ्थ है, तो क्लास फिफ्थ में कितने सेक्शन है? तो हर एक सेक्शन कितने लगाएगा? 5-5 लगाएगा, क्योंकि वो 5वीं में पढ़ रहे हैं, और हर एक सेक्शन 5-5 लगाएगा। हर एक सेक्शन, each section will plant the number of trees will be the same as the class in which they are studying। ठीक है, हर एक सेक्शन को उतने उतने पेड़ लगाने हैं जिस क्लास में वो पढ़ाई कर रहे हैं, ओके। और फर्स्ट से लेकर 12th क्लास के बच्चों को ये काम करना है। तो टोटल कितने ट्रीज सारे बच्चों के द्वारा लगाए जाएंगे? तो हम 12 क्लासेस की 12 टर्म्स बना लेंगे और 12 टर्म्स का सम कर लेंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज पूछा गया है, ओके। एग्जैक्टली पूछा जाता कि 10th वाले कितने लगाएंगे, तो 8-10 आंसर हो जाता। एग्जैक्टली पूछा जाता कि 11th वाले कितने लगाएंगे, तो A11 आंसर हो जाता। 11th टर्म निकालनी होती उस केस में। 7th वाले कितने लगाएंगे, तो 7th टर्म निकालनी होती उस केस में। पर ऐसा नहीं पूछा कि 7th वाले कितने लगाएंगे या 6th वाले कितने लगाएंगे, उन्होंने डायरेक्ट पूछा है सारे मिलके कितने लगाएंगे। तो फर्स्ट से लेके 12, A1 से लेके A12 सबका सम चाहिए मुझे, यानी S12 चाहिए मुझे। क्या चाहिए? S12। क्वेश्चन क्लियर? चलो स्टार्ट राइटिंग। समझ में आ गया तो अब मुश्किल नहीं रहेगा।
here it is given that पहले अपन फर्स्ट क्लास से चालू करते हैं। ओके, क्लास फर्स्ट से चालू करें। नंबर ऑफ ट्रीज, नहीं, सबसे पहले ऐसे लिखो, नंबर ऑफ सेक्शंस, नंबर ऑफ सेक्शंस इन ईच क्लास। हर एक क्लास में कितने कितने सेक्शंस हैं? 3 सेक्शंस ईच। ये सबसे पहले लिख लो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी भाई। फर्स्ट में भी 3 है, सेकंड में भी 3 है, थर्ड में भी 3 है, हमने शुरू में ही लिख दी। अब क्लास फर्स्ट से स्टार्ट करें। एंड नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास फर्स्ट। क्लास फर्स्ट से कितने ट्रीज प्लांट होंगे? तो क्लास फर्स्ट वाले एक एक पेड़ लगाएंगे, और सेक्शंस टोटल है 3, तो एक एक पेड़ और सेक्शंस हैं 3, तो टोटल कितने पेड़ हो गए? 3 ट्रीज। ओके, यहाँ पे A1 भी लिखना है, उसको भी एडजस्ट करो। दैट इज A1, ये हमारा A1 हो गया, दैट इज A1, दैट इज A1 इक्वल टू, ये A1 हो चुका है। ठीक है, चलो A2 बनाए। 3 टर्म्स को मिनिमम बनानी होती है। A2, अब A2 बनाएंगे तो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास सेकंड हो जाएगा, और क्लास सेकंड के बच्चे कितने पेड़ लगाएंगे, उस टर्म को हम A2 ले लेते हैं। बोलो गरिमा, कितने लगाएंगे? सेकंड के बच्चे कितने लगाएंगे? 2 मल्टीप्लाई 3। 2 क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 2 क्लास में है। और इंटू 3 क्यों कर रहा हूं? क्योंकि उसमें 3 सेक्शंस हैं, हर एक क्लास में 3 सेक्शंस है। समझ गया? सो 2 into 3 दैट मींस दे विल प्लांट 6 ट्रीज, दे विल प्लांट 6 ट्रीज। ऐसे करके क्लास थर्ड के भी बनाओ। बोलो क्या लिखेंगे स्टेप थर्ड वाली? नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास थर्ड। क्लास थर्ड ही बोलना, थर्ड क्लास मत बोलना, थर्ड क्लास का मीनिंग कुछ और हो जाता है। ठीक है, दैट इज A3। थर्ड क्लास का मीनिंग कुछ और होता है ना, ना थर्ड क्लास आदमी है, तो ऐसे ऐसे मत बोल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थर्ड क्लास में पढ़ते हैं, तो वो वाली थर्ड क्लास वाला मीनिंग आ जाता है। सो नॉट दैट थर्ड क्लास, तो इट्स क्लास थर्ड, नॉट थर्ड क्लास। है ना, थर्ड क्लास आदमी है तो। 3 into 3, so it will be like 9 trees। ओके ओके, अब सुनो, अब आप ये डिसाइड करो कि आप सम कौन से फॉर्मूला से निकालोगे। अगर आप सम बड़े फॉर्मूला से निकालोगे तो 3 टर्म्स निकल चुकी है, 3 टर्म्स निकल चुकी है, तो A और D निकल जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 12 होंगी, क्योंकि 12 क्लासेस हैं, अंडरस्टूड है। तो बड़े फॉर्मूले से जो अगर आप निकालना चाह रहे हो तो उतना काम तो हमने कर दिया है। अगर आप छोटे फॉर्मूला से निकालना चाह रहे हो तो छोटे फॉर्मूला में आखिरी टर्म भी चाहिए, A12। तो अगर छोटे फॉर्मूले से निकालना चाह रहे हो तो क्लास 12 के भी निकाल लो। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं क्लास 12 के भी, है ना। तो इस तरीके से करेंगे हम, इस तरीके से डॉट 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 लगाओ, क्योंकि ऐसे चलता जाएगा, और फिर फाइनली नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 12 आएगा। रोमन नंबर्स में जब अपन ये लिखते हैं 12 10, तो कभी भी TH ऐसे लेटर्स नहीं लगाते। ठीक है, अगर हम 12 ऐसे लिख रहे हैं तो 12th ऐसे लिखेंगे। ओके, लेकिन अगर रोमन नंबर्स यूज कर रहे हैं तो फिर उसके आगे TH या और कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक है, रोमन नंबर्स एक्चुअली होते ही सीक्वेंस जाहिर करने के लिए, तो TH हम सीक्वेंस के लिए लगाते हैं। अब जब हम रोमन नंबर्स ही लिख रहे हैं तो सीक्वेंस वैसे ही पता चल रहा है। ओके, सो इट विल बी A12, ये 12वीं टर्म हो जाएगी उस AP की, और इसमें कितने पेड़ लगेंगे 12वीं क्लास वालों से? 3 इंटू, नहीं 12 into 3, 12 into 3 which gives me 36 trees। Okay, so it forms an AP, so it forms an AP as follows, it forms an AP as follows। so AP बन गई। पहली टर्म क्या है इस AP की? 3, दूसरी क्या है? 6, तीसरी क्या है? 9, फिर डॉट 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 डॉट, और आखिरी क्या है इसकी? 36। डन। in which
इन विच फर्स्ट टर्म तो हो जाएगी मेरी a इक्वल टू a1 इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस हो जाता है a2 माइनस a1 इक्वल टू 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। ठीक है, और क्या है हमको पता, लास्ट टर्म पता है हमको, लास्ट टर्म क्या है 36। और वैसे तो हमको इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हो तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हमको 36 को an से इक्वेट करना पड़ेगा, तभी हमको 36 का सीक्वेंस पता चलेगा और वही नंबर ऑफ टर्म्स होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स 12 है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं कि n की वैल्यू 12 है। जिसमें नहीं पता होता है तो हम निकालते हैं, और कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म को an से इक्वेट करके निकालते हैं। बट इस क्वेश्चन में वी नो दैट नंबर ऑफ टर्म्स इज 12, तो वो भी लिख देंगे हम n इक्वल टू 12। अब आप चाहो तो बड़ा फॉर्मूला यूज कर लो, अगर बड़ा फॉर्मूला यूज करोगे तो a t और n की जरूरत पड़ेगी, और अगर छोटा फॉर्मूला यूज करोगे तो a n और l की जरूरत पड़ेगी। उसके भी इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, उसके भी इंग्रेडिएंट्स मौजूद है। बोलो विच फॉर्मूला विल यू यूज, छोटा या बड़ा, n/2 तो पता है, उसके आगे बोलो छोटा या बड़ा, a प्लस l। ठीक है, सो नाउ sum of all the 12 terms, sum of all the 12 terms of this AP is given by, तो सम ऑफ 12 टर्म्स को हम S12 बोल दें, सम ऑफ 12 टर्म्स को हम S12 बोल दें। मेहुल S12 का फॉर्मूला बताओ, छोटा वाला, 12/2 इंटू a प्लस एल। ठीक है, 12/2 इंटू a प्लस एल, छोटा वाला फॉर्मूला यही है। a और l दोनों की वैल्यूज है मेरे पास, सॉल्व करो। 12/2 यानी 6 हो गया ये, a क्या पहली टर्म क्या थी 3 और आखिरी टर्म क्या थी 36, 3 प्लस 36 39, करो मल्टीप्लाई, 6 9 या 54, रिमाइंडर 5, 6 3 18 एंड 5 23। सो 234 ट्रीज प्लांट होने वाले हैं टोटल। क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या था, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय ऑल द स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ट्रीज, हेंस नंबर ऑफ ट्रीज, total number of trees, total number of trees planted by all the students equal to 234 trees। हो गया, हो गया। कोई बात नहीं, ये कॉमा कभी नहीं लगाना, ताकि है कॉमा कभी नहीं लगाना। इधर तो वापस लिखना है, सारा वापस लिखना है, दिखाओ ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बस बोला नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आपको तो भी लिखना है। तो ये पेन के साथ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से किसी ने ऐसा किया हो तो बताओ, ऐसा ये कॉमा वाला काम, ईमानदारी से बताओ, किया क्या किसी ने, संयम, चलो नहीं किया है। अरे मैंने किया है सर, गलती हो गई। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का पीछे फिगर भी है, तो पहले एक बार इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं एंड देन वी विल कम टू द फिगर पार्ट।
ए स्पाइरल, स्पाइरल समझते हो ना, स्पाइरल नहीं समझते, वो हो रही देखो स्पाइरल बाइंडिंग, ठीक है, हाँ इसको बोलते हैं स्पाइरल। तो एक स्पाइरल बना हुआ है, एक स्पाइरल बनाया गया है सक्सेसिव सेमी सर्किल से, सेमी सर्किल के बाद फिर अगला सेमी सर्किल, फिर अगला सेमी सर्किल, सक्सेसिव मतलब लगातार, लगातार सेमी सर्किल्स की मदद से क्या बनाया गया है, स्पाइरल बनाया गया है। कैसे, देखो लेट्स से ये सेमी सर्किल है, फिर यहाँ पे स्टॉप हुआ ये, अगला सेमी सर्किल, ये यहाँ पे स्टॉप हुआ, उससे अगला सेमी सर्किल, ये यहाँ पे स्टॉप हुआ, उससे अगला सेमी सर्किल, ये यहाँ पे स्टॉप हुआ, तो इट इज वर्किंग लाइक ए स्पाइरल, समझ गए। अब पढ़ो, अब ये जो सेमी सर्किल हम बना रहे हैं, ये सेमी सर्किल या सर्किल बनाने के लिए या कोई भी आर्क बनाने के लिए एक सेंटर की जरूरत होती है कॉम्पस के लिए। तो हमको ए और बी दो पॉइंट्स को सेंटर की तरह यूज करना है अल्टरनेटली, अल्टरनेटली मतलब एक बार ए एक बार बी, एक बार ए एक बार बी। फॉर एग्जांपल मैंने पहला सेमी सर्किल ए को मान के सेमी सर्किल बनाया, ठीक है, तो दूसरा सेमी सर्किल जो है मान लो ये ए है और ये बी है, दूसरा सेमी सर्किल बी को मान के, बी को सेंटर मान के, नहीं बी को नहीं मानेंगे, किसको मानेंगे, इधर रहेगा फिर वो ए, तो फिर बी, बी को सेंटर मानना है ना, हाँ तो यहां रहेगा शायद, देखेंगे अभी पीछे, इधर रहेगा, इधर तब रहेगा जब मैं इधर से बनाऊं। सपोज करो मैं इधर से बनाता हूं तो फिर इधर कॉम्पस रखूंगा तो इधर पेंसिल आएगी लाइक दिस। अब वापस ए पे रखो और ऐसे बनाओ, फिर वापस बी पे रखो फिर ऐसे बनाओ, तो अल्टरनेटली एक बार ए को सेंटर लेना, एक बार, अभी अपन एक्चुअल फिगर पे चलते हैं, वहां से क्लियर पिक्चर हो जाएगी, ठीक है। और हर बार आपको रेडियस, रेडियस जैसे आप सेमी सर्कल बना रहे हो तो पहले छोटा था, फिर उससे बड़ा था, फिर उससे भी बड़ा था, फिर उससे भी बड़ा था, तो हर बार आप रेडियस बढ़ाओगे कॉम्पस की, तो कितनी कितनी रेडियस बढ़ानी है आपको, 0.5 लेनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली पहली बारी में, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, फिर 3.5, यानी आधा आधा सेंटीमीटर आपको हर बार बढ़ाना, इंक्रीज करना है। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 0.5 0.5 का, और ऐसे करते करते आपको चलना है। अब सवाल ये है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल, तो ये जो स्पाइरल हमने बनाया इसकी टोटल लंबाई कितनी है, मतलब टोटल कितनी लेंथ का हमने स्पाइरल बना दिया, ठीक है। 13 कॉन्सेक्यूटिव सेमी सर्किल अगर हम बनाए तो 1 2 3 ऐसे करके 13 अगर सेमी सर्कल्स हम बना के स्टॉप करें तो टोटल कितनी लेंथ हमने बना ली। तो लेंथ जब भी सर्कुलर मोशन में चलती है तो वो लेंथ नहीं कहलाती है, वो क्या कहलाती है, सरकमफ्रेंस कहलाती है। क्या कहलाती है, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल का मतलब क्या होता है, उसकी बाहरी बाउंड्री का सम, उसकी बाहरी बाउंड्री के लेंथ का सम, ठीक है। दैट मींस अपने को सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करना है सेमी सर्किल का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, और पूरे का पूरे जो इतने 13 कॉन्सेक्यूटिव सेमी सर्कल्स हैं सबका जो है सरकमफ्रेंस निकाल के टोटल करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल लेंथ पूछी है ना आपसे। सरकमफ्रेंस का मीनिंग समझ में आया सबको, जब लेंथ सीधी ना चल के ऐसे सर्कुलर मोशन में चले तो वो लेंथ लेंथ नहीं कहलाती, वो लेंथ क्या कहलाती है, सरकमफ्रेंस कहलाती है। लेंथ लेंथ तभी कहलाती है जब वो स्ट्रेट हो, अदरवाइज वो सरकमफ्रेंस है, ठीक है, क्लियर। अच्छा किसी को ये डाउट है कि सर ये रेडियस की स्पेलिंग गलत लिखी है, नहीं है किसी को भी डाउट, क्या होती है रेडियस की स्पेलिंग, RADIUS, फिर ये क्या है, रेडियाई, इसका मतलब क्या होता है, ये सिंगुलर फॉर्म में है और वो प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। बहुत सारी रेडियस हो गई ना, 0.5 पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तो प्लूरल फॉर्म में हमने रेडियाई वर्ड यूज किया है, ठीक है, लैटिन भाषा का वर्ड है ये। अब आगे देखो, ये देखो 2 पॉइंट्स है मेरे पास A और B। सबसे पहले मैंने A को सेंटर माना, माना, और एक सेमी सर्किल ड्रॉ किया लाइक दिस। अब यहाँ पे स्टॉप हो गया मैं, फिर मैंने कॉम्पास को उठा के बी पे रखा और रेडियस 0.5 बढ़ा दी, रेडियस 0.5 बढ़ा के फिर मैंने दूसरा सेमी सर्कल बनाया बी सेंटर से, फिर यहाँ पे स्टॉप हो गया। अब वापस मैंने ए सेंटर को यूज किया और 0.5 रेडियस और बढ़ा दी, और अगला सेमी सर्कल ये बन गया। फिर वापस मैं अभी किस पे था, बी पे था, वापस ए पे आया और ए पे आके फिर 0.5 बढ़ा दी मैंने रेडियस, और इस तरीके से ये चलता जा रहा है, ठीक है। तो अभी तो ये 4 सेमी सर्कल्स बने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, बट ऐसे करके मुझे 13 बनाने हैं और उन सबका सम चाहिए, ठीक है, क्लियर, ओके। अब मुझे ये बताइए कि जो सेमी सर्किल की लेंथ होती है यानी सरकमफ्रेंस होता है, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, तो पूरे सर्किल का सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, मेरे पास आधा ही है, तो πr नॉट 2πr, 2πr का आधा करना पड़ेगा, ठीक है। तो πr फिर वापस πr फिर वापस πr, ऐसे r बदल रहा है हर बार, ठीक है, समझ आया,
ओके, तो अब अपन क्या करेंगे, एपी तो बनाएंगे। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम एपी रेडियस में बनाएं और सारी रेडियस को जोड़ लें S13 करके, और जो टोटल रेडियस मिल जाए उसका एक बार में ही फॉर्मूला में लगा के पाई आर निकाल लें, यानी सरकमफ्रेंस निकाल लें। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है, हम एपी ही सरकमफ्रेंस में बनाएं, हम एपी रेडियस में नहीं बनाएं, हम पहले सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस निकाल लें, वो पहली टर्म माने एपी की, फिर दूसरे का निकाल लें, वो दूसरी टर्म माने। तो उससे क्या होगा, बस वो जो एपी बनी है उस एपी का सम कर दो और वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो वी विल यूज सेकेंड मेथड, सेकेंड। ओके, चले आगे। ओके, पाई की वैल्यू आपको पता है, ज्योमेट्रिक सेक्शन में हम क्या यूज करते हैं, 22/7। ज्योमेट्रिक सेक्शन में उसकी वैल्यू 22/7 होती है, वैसे पाई की वैल्यू पाई बोली जाती है। ठीक है, हाँ जी, 3.14 तो 22/7 ही है ना, वो अलग थोड़ा ना हो गई, वो अलग नहीं हो गई। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो पहला सेमी सर्किल जो है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, पहले ये देखिए, स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्टिंग विद सेंटर ए, स्टार्ट हमको ए से करना है, अल्टरनेटली यूज करना है, एक छोड़ के एक, फिर बी, फिर ए, फिर बी, लेकिन स्टार्ट कहां से करना है, ए से। तो जो ए से स्टार्ट करेंगे उसका रेडियस क्या होगा, 0.5। तो लिखिए हेयर इट इज गिवन दैट radius of the first semicircle, radius of the first semicircle drawn with center A। ये पहला सेमी सर्किल सेंटर ए से बनाया गया है, राइट, ड्रॉन विद सेंटर ए। तो ये रेडियस कितनी है, टेल मी। इस रेडियस को हम कह देते हैं R1, रेडियस को हम R से डिनोट कराते हैं, क्योंकि हमारे पास 13 रेडियस होंगी, तो हम R1 R2 कह देंगे। तो इस रेडियस को मैंने कह दिया R1, और ये R1 की वैल्यू कितनी है बुक में गिवन, 0.5 सेंटीमीटर। कोई डाउट नहीं है। अब जैसे ही रेडियस पता चली तो लगे हाथ सरकमफ्रेंस निकालो, एक एक की रेडियस लिखो, एक एक का सरकमफ्रेंस लिखो। ओके, सो सरकमफ्रेंस वर्ड यूज ना करके आप वर्ड तो लेंथ ही यूज करो, क्योंकि उसने भी लेंथ ही वर्ड यूज किया, लेकिन मुझे पता है ये लेंथ यहाँ पे सरकमफ्रेंस है। ओके, लेंथ ऑफ द फर्स्ट सेमी सर्किल, ठीक है। अब लेंथ ऑफ द फर्स्ट सेमी सर्किल जो है उसको हम L फॉर लेंथ होता है, लेकिन इससे तो हम एपी बनाएंगे ना, तो एपी की टर्म्स को तो हम A1 A2 A3 से डिनोट कर सकते हैं, तो सिंपली इसको A1 कर दो। ये हमारी पहली टर्म मिल चुकी है, ये जो हम सरकमफ्रेंस निकालने वाले हैं ये एपी की पहली टर्म मिल चुकी है। अब सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेमी सर्किल का पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर किसने बोला, पाई आर। वैसे 2 पाई और 2 पाई आर होता है फुल सर्किल का सरकमफ्रेंस, लेकिन हाफ का है तो आधा कर दूंगा, तो उससे 2 कट के क्या हो जाएगा, ओनली पाई आर। ओके, तो पाई आर, अब देखो सुनो, यहाँ पे पाई की वैल्यू अगर मैं 22/7 यहाँ रख दूं और आर की वैल्यू में 0.5 यहाँ रखूं, तो ये कटेगा तो वैसे भी नहीं, कटेगा क्या, तो 22/7 यहाँ भी लगाना पड़ेगा, फिर A2 में भी लगाना पड़ेगा, फिर A3 में भी लगाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कहीं भी मत लगाओ, इस पाई को पाई रहने दो और एंड में जाके लगाना। जब सम कर देंगे ना तो फाइनली पाई की वैल्यू एक ही बार 22/7 पुट अप करना, इंस्टेड ऑफ पुटिंग ईच एंड एवरी टाइम। ईच एंड एवरी टाइम तब पुट करो जब कट रहा हो, तो कट तो वैसे भी नहीं रहा, तो पाई को पाई रहने दो, बस आर की वैल्यू पुट अप करो। सो इट इज लाइक पाई इंटू आर की वैल्यू क्या है 0.5, तो यानी कि ये हो जाएगा 0.5 पाई सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू मत पुट अप करो, बस आर की वैल्यू पुट अप करो। पहली टर्म मिल गई, चलो कैन वी फाइंड द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में भी पहले रेडियस देन सेमी सर्कल, थर्ड टर्म में भी फिर रेडियस फिर सेमी सर्कल। अगेन radius of the second semicircle, सेकेंड सेमी सर्किल। अब सेकेंड सेमी सर्किल जो है वो कौन से सेंटर से ड्रॉ हो रहा है, बी से, ड्रॉन विद सेंटर बी। अरे हाँ
हमने पहले सेमी सर्किल की रेडियस को R1 लिया था ना, तो उसके फॉर्मूला में, सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूला में भी पाई R1 होगा। ठीक है, अब सेकंड सेमी सर्किल के फॉर्मूला में पाई R2 होगा। पाई R1 करो उसको विद सेंटर B, और इसको क्या ले लेंगे हम, दैट इज R2। और बुक में कितना गिवन है, ये 1 सेंटीमीटर बुक में गिवन है। अब सेकंड नहीं लिखा मैंने, सेकंड तो लिखना है ना। हाँ, सो लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्किल लेंथ ऑफ द सेकंड सेमी सर्किल, और इसको A2 कहते हैं। अब A2 की वैल्यू निकालें, बोलो A2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई R2। पाई R2, पाई तो पाई रहेगा, R2 की वैल्यू क्या है 1, और पाई बन जा पाई सेंटीमीटर। तो ये हो गई सेकंड टर्म। एक थर्ड टर्म और निकाल लें, एक थर्ड टर्म और निकाल लें, बोलो। अगेन रेडियस ऑफ द थर्ड सेमी सर्किल, और थर्ड सेमी सर्किल अगेन कौन से सेंटर से बनेगा, ए से। ड्रॉन विथ सेंटर ए, और उसको क्या कहेंगे, R3। उसको क्या कहेंगे, R3, दैट इज R3। और R3 की वैल्यू कितनी की मैंने बुक में, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 की बने। चलो तो अब इसका भी निकाल लेते हैं लेंथ। सो लेंथ ऑफ द थर्ड सेमी सर्किल, लेंथ ऑफ द थर्ड सेमी सर्किल, इसको A3 कहते हैं। क्या फॉर्मूला बनेगा थर्ड का, पाई R3, पाई R3। R3 की वैल्यू पुटअप करो जो हमने रखी है 1.5, तो इट विल बी लाइक 1.5 पाई सेंटीमीटर। इसको ब्रैकेट लगा दो, 0.5 पाई सेंटीमीटर, इधर ओनली पाई है क्या, ठीक है, पाई रहने दो फिर इसको, और इधर लिख दो फिर 1.5 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। तो हो गए 3 टर्म सफिशिएंट है। तो इस बार अब चलो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो बड़े वाले फॉर्मूले में क्या चाहिए, ए, डी और एन। तो ए और डी तो एपी से निकल जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, क्योंकि टोटल सेमी सर्कल्स कितने हैं, 13। तो टोटल सेमी सर्कल्स अगर 13 है तो नंबर ऑफ टर्म्स भी कितनी हो जाएंगी, 13। ठीक है, संयम को ऊपर पहुंचाए एक बार। चलिए, सो इट फॉर्म्स एन एपी, it forms an AP as follows, as follows। मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ AP, यहाँ पे स्पेस खत्म हो गया। it forms an AP as follows, लिख लिए यहाँ तक। कल मॉर्निंग में आ सकते हो क्या, क्यों, क्यों लेट उठना हाँ पड़ता सर, आ है, जाएंगे। मजबूरी है। सर आ जाएंगे। नो सर। ये ये मजबूरी तो सुनी थी कि सर सुबह जल्दी उठना पड़ता है, घर की जिम्मेदारियां हैं। पर ये मजबूरी पहली बार सुन रहा हूँ कि सर सुबह लेट उठना पड़ता है, मजबूरी है। ओके, सो इट फॉर्म्स एन एपी एज फॉलोस। पहली टर्म क्या बनाई थी हमने, बोलो पहली टर्म क्या बनाई थी, 0.5 पाई, कॉमा दूसरी टर्म क्या बनाई थी, पाई। अब देखो पाई को आप 1 पाई भी बोल सकते हो, या सिंपली पाई भी बोल सकते हो, 1 पाई बोल दो, चलो 1 पाई। ठीक है, और तीसरी टर्म क्या बनाई थी हमने, 1.5 पाई, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ओके, वेयर वेयर ये एपी बन गई हमारी। ठीक है, वेयर पहली टर्म
A1 हो जाएगी, यानी 0.5 पाई हो जाएगा। दूसरी सॉरी डी, डी क्या होगा, A2 माइनस A1। सो व्हाट इज A2? A2 क्या है 1 पाई, और A1 क्या है 0.5 पाई। तो बताओ 1 पाई में से 0.5 पाई गया तो कितना पाई बचा? एक में से आधा गया तो आधा ही बचा। ठीक है, जैसे एक बर्गर में से आधा बर्गर गया तो आधा बर्गर बचा, एक पेस्ट्री में से आधी पेस्ट्री गई तो वापस आधी पेस्ट्री बची। तो एक पाए में से आधा पाए गया, पाए भी एक फूड होता है ना, तो एक पाए में से आधा पाए गया तो आधा ही पाए बचा, तो 0.5 पाई बच गया हमारे, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ए हो गया, डी हो गया। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? नंबर ऑफ टर्म्स उतनी होंगी जितने की नंबर ऑफ सेमी सर्किल्स होंगे, और नंबर ऑफ सेमी सर्किल्स बुक में कितने गिवन है 13। तो n की वैल्यू नंबर ऑफ सेमी सर्किल्स यानी 13, ये लिख देना सामने, गिवन है बुक में, ये गिवन है। तो अब कर लें सम इसका, शुरू करें सम निकालना। नाउ सम ऑफ 13 टर्म्स, sum of 13 terms of this AP is given by sum of 13 terms of this AP is given by रिया बताओ sum of 13 terms को कैसे डिनोट कराएंगे? S13। टीना बताओ S13 का फॉर्मूला क्या होगा? 13/2 2, पहले फॉर्मूला बताओ, 2a प्लस n की वैल्यू तो है ना क्या, तो 13 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ए और डी की वैल्यू जो हम ऊपर रखी है उसको पुट अप कर देंगे, कर दें। सो 13/2 इंटू 2a, ए की वैल्यू क्या है 0.5 पाई, प्लस 13 माइनस 1 क्या होता है 12, 12 इंटू डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू भी वही है 0.5 पाई। चलो आगे चलो, 13/2, सो 2 इंटू 0.5 पाई कितना पाई होगा रिधि? 2 इंटू 0.5 पाई कितना पाई होगा? 0.5 का मतलब क्या होता है हाफ, तो हाफ का दुगना करेंगे तो क्या बनेगा? आधा आधा मिला के एक न्यू आ गया, आधा बर्गर मिला दे पूरा बर्गर हो गया। तो 0.5 पाए का दुगना क्या होगा 1 पाए, पूरा एक पाए हो गया। इधर आओ, 0.5 पाए का 12 गुना, आधे आधे बर्गर 12 टाइम्स है, तो टोटल कितने बर्गर हो गए 6 बर्गर हो गए। ठीक है ना, 0.5 पाए कितनी बार है 12 बार, तो आधे आधे की क्वांटिटी 12 बार काउंट करेंगे, तो आधा इंटू 12 यानी कि 6 पाए, टोटल 6 पाए हो गए। और 1 पाए प्लस 6 पाए कितने पाए हो गए 7 पाए हो गए, हो गए। अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे ही यहाँ पे 7 आया तो मुझे मजा आ गया, क्योंकि अब मैं पाई की वैल्यू रखूंगा आराम से 22/7 और 7 से 7 को उड़ाऊंगा। सही है ना, अभी तक 7 नहीं मिला था मुझे न्यूमरेटर पार्ट में, कहीं भी नहीं मिला था, तो मैंने रखा भी नहीं। जैसे ही 7 मिला तो रख दो, जैसे ही 7 मिल गया काटने के लिए तो फिर अब पाई की वैल्यू, पुट अप द पाई की वैल्यू आ जाओ। सो इट इज लाइक 13/2 इंटू 7, और पाई की वैल्यू 22/7। अब उड़ाओ 7 से 7, 7 से 7 खत्म, और 2 से 1 टाइम, 2 से 11 टाइम। सो क्या मिला, या 13 इंटू 11 मिला, इसको करो मल्टीप्लाई, 11 11 3 33, रिमाइंडर 3, 143 सेंटीमीटर टोटल लेंथ हो जाएगी उस स्पाइरल की। चेक करो, क्लोजिंग स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। व्हाट विल बी द क्लोजिंग स्टेटमेंट? हेंस द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल, क्वेश्चन में से कॉपी करो, हेंस द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 consecutive सेमी सर्कल्स इज कितना आया 143 सेंटीमीटर। आंसर।
कर दूं डिलीट? 143 सेंटीमीटर लिख लिया क्लोजिंग स्टेटमेंट। चलें आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइनटीन एंड 20 दो क्वेश्चन और हैं। चलो 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 इज 200 लॉक्स। लॉक का मतलब क्या होता है? LOG लॉक, बातें नहीं। LOG लॉक का मतलब क्या होता है? क्या? बंडल। बंडल नहीं होता, नहीं वो नहीं होता, बंडल नहीं होता। बंडल को तो सिंपली बंडल ही बोलते हैं, BUNDLE। ये तो इंग्लिश वर्ड है ना बंडल हमारे पास। हाँ, लॉक का मतलब क्या होता है? लकड़ी का टुकड़ा। किस प्रकार का टुकड़ा? एक एक पेड़ लो, उसकी ब्रांचेस काटो, है ना, उसमें फल लगे हैं वो भी हटाओ, फूल लगे हैं वो भी हटाओ, पत्ते भी हटा दें, नीचे से जड़ भी हटा दें। अब क्या बचा? केवल उसका तना। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लॉग। ये रखा तो है यहाँ पे, दिख नहीं रहा? ठीक है, देखो, ईच एंड एवरी एक्टिविटी इन दिस यूनिवर्स इज एसेंशियल। ये करना भी जरूरी है। फिर मैं आगे ये भी तो कह रहा हूं कि एक काटो तो 10 लगाओ। पूरी बात तो सुनी नहीं। ये नहीं कटेंगे तो बहुत सारी एक्टिविटीज जो हमारे इर्द गिर्द हो रही है ना, बंद हो जाएंगी अचानक से। ठीक है, मुर्दों को काई में जलाओगे? लकड़ी में ही जलते हैं वो, तो वो काटोगे ही नहीं। कोई अगर जिद करेगी नहीं काटने दूंगा, तो फिर देखो अपना अपना है। लेकिन कई रिलीजियंस के हिसाब से वो जलाते हैं, दफनाते नहीं है। तो फिर लकड़ी की तो जरूरत है, लकड़ी को तो काटना पड़ेगा ही पड़ेगा। पर आप काटते रहो, उगाते रहो, ये साइकिल चलती रहनी चाहिए। ठीक है ना, द पॉइंट इज दैट। चलिए आइए, अगर मॉरल साइंस खत्म हो गया हो तो मैथ्स पे आ जाओ। 200 लॉक्स आर स्टैक। स्टैक का मतलब होता है जमाना। 200 ये लकड़ी के जो लॉग्स हैं, इनको हमने जमा दिया, स्टैक कर दिया। इस तरीके से स्टैक किया कि जो नीचे ही नीचे वाली रो है, इस रो में 20 लॉक्स हैं। गिनने मत बैठना, मान लो कि हैं, क्योंकि ये वैसे भी रफ डायग्राम होता है ना। अब वो गिनेगी, पहले गिन ले, चल के 20 है, वो गिन भी लिया। ठीक है, और उससे नेक्स्ट रो मतलब उससे ऊपर वाली रो मानी जाएगी, क्योंकि नीचे से ऊपर अरेंज करोगे, ऊपर से नीचे अरेंज करने से रहे। भाई कोई भी स्टैक करेंगे तो पहले नीचे वाली रो अरेंज करेंगे, फिर ऊपर वाली, फिर ऐसे तो ना पहले ऊपर वाली कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल। तो ये फर्स्ट रो होगी, ये नेक्स्ट रो होगी, ये नेक्स्ट रो होगी, ऐसे होगी। तो नेक्स्ट रो में एक लॉक कम कर दिया, 19 कर दिए। देखो एक लॉक कम है इसमें, उससे नेक्स्ट में 18 कर दिए, एक लॉक कम है। समझ आया? इस तरीके से इसको स्टैक कर दिया हमने। ठीक है ना, कई लोग वो भी बनाते हैं ना, कार्ड्स का बनाते हैं ना, कार्ड्स ऐसे नीचे फिर ऊपर, फिर वो फूंक मारते उड़ जाते हैं। ठीक है, क्या ग्लास का? ये तो बड़ा रिस्की होगा, ग्लास टूट जाए तो। ग्लास का तो मैंने नहीं देखा। हाँ जी, देखो, इन हाउ मेनी, अब क्वेश्चन क्या है? इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉक्स प्लेस्ड। तो 200 लॉक्स जो मैं लेके आया हूं मार्केट से, उनको मैंने ऐसे अरेंज करना शुरू किया। तो कितनी रोज की जरूरत होगी उन 200 लॉक्स को प्लेस करने पे? भाई 5 लॉक्स में काम हो जाएगा, 5 रोज में, या 6 रोज में काम होगा, या 10 रोज में काम होगा, वो सोचना है। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो टॉप मोस्ट रो होगी, टॉप मोस्ट रो, उसमें कितने लॉक्स रखे हुए होंगे? जैसे मान लो मैं यहीं पे स्टॉप कर दूं, तो टॉप मोस्ट रो यही होगी, तो इसमें कितने लॉग्स हैं? 18। पर ये 18, इसमें 19 और इसमें 20, तो इन तीनों का टोटल 200 थोड़ी ना होता है। तो अभी तो और बच रहे हैं ना, यानी इसके ऊपर 17 वाली रो भी रखनी पड़ेगी, फिर 16 वाली भी रखनी पड़ेगी। तो ऐसे करते करते 200 पूरे करने के लिए कितनी तो रोज चाहिए, और टॉप मोस्ट रो पे कितने लॉग्स होंगे वो भी पता करना है। सवाल समझ आया? अब इसको एपी में कैसे कन्वर्ट करें? तो इसको हम एपी में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि पहली टर्म A1 मान लो 20, दूसरी टर्म A2 मान लो 19, तीसरी टर्म A3 मान लो 18। तो यू कैन सी कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -1 कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? -1। अब मुझे पहले तो ये पता लगाना है कि कितनी रोज होंगी। तो जो पहली रो है वो पहली टर्म है, जो दूसरी रो है वो दूसरी टर्म है एपी की, जो तीसरी रो है वो तीसरी।
ये चीज तो समझ में आ गई ना कि उसने कहा कितनी रोज। तो एपी की दुनिया में इस क्वेश्चन का मतलब हो गया कितने टर्म्स, हाउ मेनी रोज कन्वर्ट हो गया हाउ मेनी टर्म्स में, हाउ मेनी टर्म्स। दैट मीन्स अगर मैं ऐसी एपी बनाऊं 20, 19, 18, 17, 16 तो उसमें कितनी टर्म्स होंगी ताकि सम 200 आ जाए, यानी सम गिवन है। दैट मीन्स सम इज ऑलरेडी गिवन 200। सम तो मुझे पता है कि सबका टोटल कितना है 200 और मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी। आया समझ? आ गया? चलो स्टार्ट राइटिंग देन। नंबर ऑफ लॉग्स, नंबर ऑफ लॉग इन द, जो सबसे नीचे वाली है इन द बॉटम मोस्ट रो, इन द बॉटम मोस्ट रो, सबसे नीचे वाली जो रो होगी उसको क्या कहेंगे? बॉटम मोस्ट। और जो उससे ऊपर होगी उसको क्या कहेंगे? सेकंड बॉटम। उसको क्या कहेंगे? सेकंड बॉटम। जैसे जो लास्ट होता है उससे पिछला होता है उसको सेकंड लास्ट बोलते हैं, फिर थर्ड लास्ट। तो बॉटम मोस्ट सबसे नीचे, फिर सेकंड बॉटम, फिर थर्ड बॉटम, वो हो जाएगा A1 A2। सो नंबर ऑफ लॉग्स इन द बॉटम मोस्ट रो, बॉटम मोस्ट रो, ये गिवन है, इसको A1 मान लो। ये गिवन है, कितनी लॉग्स हैं इसमें? 20। एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन द सेकंड बॉटम रो, सेकंड बॉटम रो, ये हो जाएगा A2। ये कितना गिवन है? 19। एक और टर्म बनाओ, नंबर ऑफ लॉग्स इन द थर्ड बॉटम रो, उसको ले लो A3 और वो हो जाएगा 18। एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता जा रहा है। कितनी रोज है मुझे नहीं पता, मुझे तो पता लगाना है कितनी रोज है। एंड सो ऑन, मुझे पता लगाना है कितनी रो है। ठीक है, लिख लिया? तो ये नीचे आराम कर थोड़ी देर। तो इट फॉर्म्स एन एपी, so it forms an AP as follows. AP बना दो 20, 19, 18 डॉट डॉट डॉट। मुझे नहीं पता कितनी रोज हैं, मतलब कितने टर्म्स हैं मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि इन सब सब जितनी भी ये रोज हैं सबका टोटल कितना है? 200। क्योंकि लॉग्स ही 200 है मेरे पास अरेंज करने के लिए, तो इन सबका टोटल 200 पता है, लेकिन ये टर्म्स कितनी है ये मुझे नहीं पता, ये मुझे पता करना है कितनी टर्म्स है। ठीक है? तो इन विच या वेयर, इन विच, इन विच AD, AD इन विच A तो हो जाएगा A1, सर आवाज नहीं आ रही आप। ठीक है, A हो गया, D आ गया। और अब नंबर ऑफ टर्म्स तो मुझे पता करना है, यानी N तो मुझे पता करना है, ये मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास सम है, लेकिन मेरे पास सम है, सबका सम कितना है? 200। ठीक है, SN क्या होगा? SN होगा टोटल नंबर ऑफ लॉक्स के बराबर, और टोटल नंबर ऑफ लॉक्स बुक में कितना गिवन है? कितना गिवन है? 200 टोटल नंबर ऑफ लॉक्स। दैट मीन्स 200, और ये बुक में गिवन है, ये बुक में गिवन है। सो SN के फॉर्मूला को एक्सपेंड करके N निकालना है, और SN का बड़ा वाला फॉर्मूला एक्सपेंड होगा, और SN का जब जब बड़ा वाला फॉर्मूला एक्सपेंड होता है जिसमें N मिसिंग हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। याद आया? SN का जब भी बड़ा वाला फॉर्मूला एक्सपेंड हो और उसमें N मिसिंग हो तो हमेशा क्या बनती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी भी बनने वाली है। चलिए, तो इतना नोट डाउन हो गया। चलो, हो गया? चलो ठीक है, फिर हो गया, जल्दी करो, मौसम बिगड़ रहा है।
अब तो हो ही गया होगा। देखो सॉल्व भी कर रही है, हो गया। हाँ जी, अब नेक्स्ट पार्ट पे हम लिखेंगे नाउ वी नो दैट, और एसएन का फॉर्मूला करेंगे एक्सपेंड। नाउ वी नो दैट और एसएन का फॉर्मूला करेंगे। अभी तक जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स थी उसमें मैं क्लियर था कि मुझे 13 टर्म्स का सम चाहिए, 10 टर्म्स का सम चाहिए। भाई 12 क्लासेस थी तो S12, 13 कॉन्सेक्यूटिव सर्कल्स थे तो S13। मैं क्लियर था भाई एस के नीचे क्या नंबर आएगा। लेकिन ये पहला क्वेश्चन आया जिसमें एस के नीचे क्या नंबर आएगा मैं क्लियर नहीं हूं। एक्चुअली वो नंबर ही मुझे पता करना है कि वो क्या नंबर आएगा। तो इस बार एसएन का फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे। पिछली बार की तरह S13 या S12 का फॉर्मूला एक्सपेंड नहीं करेंगे, जनरल एसएन का फॉर्मूला में एक्सपेंड करेंगे। करो। एसएन इक्वल टू n/2, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब इसमें जो जो वैल्यूज आपके पास हैं उसको पुट अप कर दो। Sn की वैल्यू है सबसे पहले मेरे पास 200 है ना, n तो मिसिंग है, मिसिंग ही रहेगा। 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 20, n मिसिंग है, मिसिंग ही रहेगा। और d की वैल्यू क्या है, अब देखो d की वैल्यू -1 ऐसे मत रख देना, n-1 गलत हो जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय -1। गरिमा ने से -1 लगा दिया था, मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया था, मल्टीप्लाई करना है -1 से। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करो, आगे बढ़ो। 200 इक्वल टू, पहले ब्रैकेट के अंदर उसको सॉल्व करो। 2 इंटू 2 20 कितना होगा 40। अब इधर देखो -1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, -n बनेगा, प्लस में नहीं बनेगा, माइनस में n बनेगा। और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, अब की बार +1 बनेगा। फाइन, चलते हैं। 200 इक्वल टू n/2, तो 40 + 1 41 माइनस n हो गया। अब इस 2 को इधर पहुंचाओ 200 के पास, 2 इंटू 200 हो जाएगा, ये 2 इंटू 200 हो जाएगा। और n देखो, इस 2 को तो यहां पहुंचाओ और इस n को वहां पहुंचाओ, मतलब n को तो अंदर मल्टीप्लाई करो और 2 को इधर मल्टीप्लाई करो। समझ आया? सो कराओ n को मल्टीप्लाई। n इंटू 41 क्या होता है, और n इंटू -n क्या होता है, -n²। अब सारी टर्म्स को LHS में ले आइए, तो -n² इधर आएगा तो क्या बनेगा, +n²। +41n इधर आएगा तो क्या बनेगा, -41n। और 2 इंटू 200 कितना होता है 400, इक्वल टू व्हाट, 0। इक्वल टू व्हाट, 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे सॉल्व करके n की वैल्यू निकालनी है। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव निकलेगी, तो नेगेटिव वाली रिजेक्ट कर देना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकते। बट प्रॉब्लम पता है कब आएगी, जब दोनों पॉजिटिव निकल जाए। चेक करो क्या निकलता है, n की वैल्यू सॉल्व करो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाइए। बोलो अवधि जल्दी से, 5 सेकेंड है आपके पास। दो नंबर बताओ जिसको प्रोडक्ट करने पे 400, हाँ प्रोडक्ट करने पे 400, सम करने पे -41। प्रोडक्ट करने पे 400 और सम करने पे -41। बोलो परीक्षित, नहीं पता? तेरा तो आंसर ही आ गया था, फिर मैंने आंसर की से देखा था तूने आंसर। ये क्या कर रहा है, ये क्या है तेरे हाथ में, क्या है ये? रख इसको, पासबुक को फेल कर दूंगा तेरे को मैं। हाँ बोलो। 25 और 16, वेरी गुड। 25 और 16 41 होते हैं, और 25 गुणा 16 करके देखो 400 मिलेगा। अब बस ये इसमें जितने कच्चे रहोगे कच्चे ही बने रहोगे फिर आप। अब माइनस में है तो -25 -16 होगा, n² -25n -16n प्लस 400 इक्वल टू 0। स्प्लिट कर दिया है मैंने, यहां से n कॉमन आया, बचा n-25, और वहां से -16 कॉमन ले लो, तो -16 कॉमन लोगे तो वहां से भी बचेगा n-25। तो n-25 n-25 अगेन कॉमन, और यहां से n-16। तो जिस चीज का डर था वही हुआ। किस चीज का डर था, कि दोनों ही ना पॉजिटिव आ जाएं, तो यहाँ से दोनों ही पॉजिटिव हो गए। n-25 इक्वल टू 0 और n-16 इक्वल टू 0। तो यहां से n की वैल्यू क्या हो गई 25, और वहां से n की वैल्यू क्या हो गई 16। ओके,
अब नंबर ऑफ टर्म्स पॉजिटिव नेचुरल नंबर होने चाहिए और हैं भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। तो अभी तक तो n की दोनों वैल्यूज पास हैं, कोई भी रिजेक्टेड नहीं है, लेकिन आगे चल के n की ये वैल्यू रख के आगे जो फर्दर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है उससे अगर वो वैल्यू गलत निकली तो फिर उसके हिसाब से n की ये वैल्यू भी रिजेक्ट हो जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम क्या करते थे कि एक बार x की दो वैल्यूज मान लो पास हो गई तो उनसे अगली चीजें जो पूछी गई वो निकालते थे। उनमें से अगली चीजों में से भी अगर कुछ इनवैलिड निकला तो वो किसकी वजह से निकला x की वो वैल्यू भी हम रिजेक्ट कर देते थे। वो का वही काम हम अभी यहाँ करेंगे। अभी तो n की दोनों वैल्यूज पास हैं, लेकिन यानी कि अभी का मतलब यह है कि अभी टोटल नंबर ऑफ रोज 25 भी बनाई जा सकती हैं और टोटल नंबर ऑफ रोज 16 भी बनाई जा सकती हैं। अब 16 रोज बनाओ और देखो टॉप मोस्ट रो में कितने लॉग्स हैं, और 25 रोज बनाओ और देखो टॉप मोस्ट रो में कितने लॉग्स हैं। तो हम जब ऐसा करेंगे तो किसी एक में क्या होगा, नंबर ऑफ लॉग्स जो टॉप मोस्ट रो में बनेंगी वो नेगेटिव बनेगी। तो नेगेटिव लॉग्स थोड़ा रख सकता हूं मैं ऐसे तो ना कह सकता हूं कि ऊपर ऊपर वाली टॉप रो में -5 लॉग्स थे, ऐसे तो नहीं रख सकता हूं ना। तो किसी ना किसी एक में नेगेटिव बनेंगे तो उस वाली n की वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्लियर। अब टॉप मोस्ट रो में कितने लॉग्स हैं ये पता करने के लिए क्या पता करेंगे, ए एन। वेरी गुड, क्योंकि जो पहली टर्म है वो आखिरी है, जो दूसरी टर्म है वो सेकंड बॉटम है, जो तीसरी टर्म है वो थर्ड बॉटम है। तो जो टॉप मोस्ट होगी वो लास्ट टर्म होगी एपी की। बताओ एपी की लास्ट टर्म होगी। बताओ एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, जो नीचे नीचे वाली रो है। एपी की सेकंड टर्म क्या है, जो सेकंड बॉटम है। तो जो टॉप मोस्ट होगी वो एपी की लास्ट टर्म होगी, यानी मुझे लास्ट टर्म निकालनी है। और लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं, ए एन। दैट मीन्स मुझे ए एन निकालें। नाउ ए एन इक्वल टू, नाउ ऐसे लिखो, नाउ नंबर ऑफ लॉग्स इन द, क्या सवाल था, हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप रो is given by an, is given by an जिसका फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबकी वैल्यूज है हमारे पास, n की वैल्यू भी है, अभी अभी निकाली हमने। क्या निकाली n की वैल्यू, क्या निकाली है, 16 और 25। तो एक बार तो n की वैल्यू रखो 16, ओके। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है 20, n की वैल्यू अगेन रखो 16, -1 इंटू डी की वैल्यू रखो -1। अब यहाँ पे और लगा दो। और क्यों लगाया समझे, क्योंकि n की दूसरी वैल्यू भी तो सोचनी है। n की दूसरी वैल्यू क्या है 25, तो ये हो जाएगा a 25 इक्वल टू, उसके बाद क्या है a की वैल्यू वही 20, n की वैल्यू 25 -1 इंटू -1। बोलो समझ आया क्या। यहाँ पे मैंने इस केस में n की वैल्यू 16 रखी है। n की वैल्यू दो जगह रखनी है आपको, यहाँ और यहाँ। मैंने क्या रखी 16। n की उधर मैंने दो जगह वैल्यू क्या रखी 25, क्योंकि n की दो वैल्यूज निकली हैं तो दोनों वैल्यूज पुट अप करके देखनी पड़ेगी, दो केस बनेंगे। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी 20 है, d की वैल्यू वहां पर भी -1 है, यहाँ पर भी -1। a और d की वैल्यू सेम है, n की वैल्यू मैंने डिफरेंट रख दी। अब अपन सॉल्व करें। तो यहां से a16 की वैल्यू सॉल्व करते हैं तो आता है 20 प्लस 16 -1 क्या होता है 15, 15 इंटू -1। तो 20 प्लस 15 को -1 से गुणा किया तो -15, तो 20 -15 कितना हुआ 5। तो यहां से तो सही वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव ही आ रही है। अब वहां देखो, और वहां से अगर मैंने A25 निकाला तो वो क्या निकला 20 प्लस 25 -1 क्या होता है 24 इंटू -1। सो 24 इंटू -1 -24। तो इसके हिसाब से टोटल 25 रोज बनेंगी। इसके हिसाब से टोटल 25 रोज बनेगी, और जो 25वीं रो है टॉप मोस्ट रो है उसमें -4 लॉग्स होंगे। दैट केस इज नॉट पॉसिबल। -4 लॉग्स कैसे रख सकता हूं मैं, लेकिन इसके हिसाब से टोटल 16 रोज ही बनेगी और जो टॉप मोस्ट है उसमें 5 लॉग्स रहेंगे। तो ये केस पास हो गया। तो ये केस n की कौन सी वैल्यू से चला था 16 से, तो n की 25 जो वैल्यू निकाली थी वो पूरा केस ही रिजेक्ट हो जाएगा, यानी n की वैल्यू 25 में रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू 25 से आगे an की वैल्यू इनवैलिड आ रही है। तो वो किसकी वजह से आ रही है, n की वैल्यू 25 से, तो n की वैल्यू 25 पूरा ही रिजेक्ट हो जाएगा। समझ गए क्या, क्लियर है। अब मैं यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन करूंगा इसको, हेयर नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप रो कैन नॉट बी नेगेटिव। नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप रो कैन नॉट बी
कैन नॉट बी अ नेगेटिव वैल्यू। नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव नहीं हो सकते ना। सो ए एन इक्वल टू -4 इज रिजेक्टेड, और ए एन इक्वल टू -4 आपने रिजेक्ट किया तो उससे एन इक्वल टू 25 भी हो गया रिजेक्टेड। समझे? बोलो, ये ए एन की वैल्यू आपने -4 रिजेक्ट करी, तो ये एन की कौन सी वैल्यू से मिली थी? 25 से, तो एन की वैल्यू 25 भी साथ में रिजेक्ट करो, ये दोनों पूरा केस रिजेक्ट हो गया। ठीक है ना? सो फाइनल आंसर क्या हो गया मेरा? सो फाइनल आंसर, या हैंस लिख के लिखो, हैंस टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज जिसको मैं n कह सकता हूं, और n की जो पास वैल्यू है वो क्या है? 16। ठीक है, 25 तो रिजेक्ट हो गई। एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप रो, इन द टॉप रो, उसको हमने कह दिया an, और an की कौन सी वैल्यू पास करी हमने? 4। तो आंसर मैच कर लो, 5 है क्या? ओके 5। आंसर देख लो, 16 तो रोज बनेगी और टॉप मोस्ट में 5 लॉग्स बैठेंगे। ठीक है, अब एक मिनट, मयंक आप जाओ। मयंक का है, वेट कर रहे हैं बाबा ना। आप लोग 2 मिनट रुको, सब लोग बोलना पापा को कि फोन आपके फोन आते ही सर ने छोड़ दिया था। ऐसे मत बोलना कि 10 मिनट बिठाया रखा था। चलो देखिए, अब देखो ऐसा क्यों हुआ। ये कई बच्चों का माइंड में डाउट होता है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं 200 लॉक्स लेके आऊं, तो उन 200 लॉक्स को मैं 16 रोज में भी अरेंज कर सकता हूं और 25 में भी अरेंज कर सकता हूं। हाउ इज इट पॉसिबल? या तो मैं इसको 16 रोज में अरेंज कर पाऊंगा या 25 में कर पाऊंगा। अगर मैं 16 में कर पा रहा हूं तो 25 में करने के लिए कमी होगी, और अगर मैं 25 में कर पा रहा हूं तो 16 लॉक्स में करे में बढ़ोतरी हो जाएगी, कुछ बचेंगे। तो ऐसा कैसे हो रहा है? परफेक्टली कैसे हो रहा है? 16 में भी अरेंज हो रहा है, 25 में भी अरेंज हो रहा है। तो हाउ इज दिस पॉसिबल? तो देखो, अगर मैं एपी के लिहाज से देखूं तो एपी तो प्लस होने के बाद माइनस भी हो जाती है। तो कुछ प्लस के टर्म्स कुछ माइनस के टर्म्स को कैंसिल आउट करके, भाई जब मैं सम निकालूंगा, सपोज करो देखो यहां से लेके यहां तक का सम 200 है, 200 है। उसके बाद मैंने कुछ रोज और बढ़ा दी, तो जितनी मैंने रोज पॉजिटिव बढ़ाई उतनी नेगेटिव भी बढ़ा दूं, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को काट देंगे। तो अब इतना का सम भी तो 200 हो गया ना वापस। नहीं समझ आया? देखो तो स्क्रीन पे, मान लो यहां से लेकर यहां तक ये 16 रोज हैं। कितनी रोज हैं? 16 रोज। इनका सम कितना आ रहा है? 200। अब मैंने कुछ रोज और बढ़ा दी, 25 रोज कर रहा हूं मैं ना, 25 रोज का सम भी 200 कैसे आ सकता है वो बता रहा हूं। 16 का तो 200 आ गया, अब 25 का भी 200 कैसे आ सकता है? ऐसे आ सकता है कि कुछ टर्म्स मैंने और बढ़ा दी यहाँ पे, तो जो टर्म्स मैंने बढ़ाई उनकी नेगेटिव टर्म्स भी बढ़ा दूं। लाइक अगर मैंने लिखा यहाँ पे प्लस, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा +5, अगली टर्म लिखी मैंने +4, अगली टर्म लिखी मैंने +3, ऐसे करते करते 0 भी आया होगा, और 0 करके फिर अगली टर्म -1, -2, -3। तो ये जो प्लस वाली टर्म से तो माइनस वाली से कैंसिल आउट हो गई ना। सो अगेन 25 रोज का सम भी तो वही आएगा ना। तो ऐसा पॉसिबल है ना कि 16 रोज का सम भी 200 आ जाए और 25 रोज का सम भी 200 आ जाए? कैसे पॉसिबल है? समझ आया? क्योंकि आखिरी की कुछ जो टर्म्स हैं वो ऐसी हैं जो उनके आगे की नेगेटिव टर्म से कैंसिल आउट हो रही है, इसलिए सम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, बट प्रैक्टिकली नेगेटिव वाली एलिमेंट्स हो नहीं सकते उसमें, इसलिए हम वो नेगेटिव वाला हटा के 16 रोज पर ही इसको सीमित रखें। ओके, समझ आया? एपी के दृष्टिकोण से 16 और 25 दोनों वैलिड है, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन के साथ 25 वैलिड नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकता मैं कि कुछ लॉग्स और बढ़ा दूं और फिर नेगेटिव लॉग्स रख दूं। नेगेटिव लॉग्स कैसे रख सकता हूं मैं? नेगेटिव टर्म तो रख सकता हूं एपी में, लेकिन लॉग्स में नेगेटिव नहीं रख सकता। समझ गए? एक क्वेश्चन है जो कल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग बाय। एंड सुनिए, कल एक क्वेश्चन विल टेक 15 मिनट्स हार्डली, सो कल कोई डाउट्स हो तो ले आना। टाइम अब इवनिंग में ही आओ, मना कर रहे हो तो। डाउट्स हो तो ले आना, एक ही क्वेश्चन बचता है मेरी तरफ से, तो इट विल टेक हार्डली 15 मिनट्स। ओके, हाँ फिर परसों टेस्ट।